मैं अपनी जेब में सिर्फ $1 लेकर हांगकांग आया था। इस शहर ने मुझे सब कुछ दिया, दौलत, परिवार और आज़ादी। अगर इस आज़ादी के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं खुशी खुशी जाऊंगा। आज़ादी की कीमत हमेशा भारी होती है और मैं उसे चुकाने को तैयार हूं। मई 2020 में हांगकांग के बिजनेसमैन और मीडिया टाइकून जिमी लाई ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में ये बात लिखी थी। तब उन्हें अपनी गिरफ्तारी का अंदाज़ा हो गया था। अगस्त 2020 में जब उन्हें पकड़ा गया तो चीन की सरकार ने उन पर विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत और चीन की संप्रभुता को चुनौती देने का आरोप लगाया। लेकिन लाई की लड़ाई चीन से नहीं, वहां की कम्युनिस्ट हुकूमत से थी। वही लड़ाई जिसकी वजह से आज उन्हें 20 बरस की सजा सुनाई गई है। लेकिन एक अरबपति कारोबारी से भला शी जिनपिंग को क्या दिक्कत? कैसे वो चीन की गारमेंट फैक्ट्री से निकलकर जिनपिंग की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गए? और क्या अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP, रजनीगंधा and ITEL। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और एनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। 9 फरवरी को हांगकांग की अदालत ने 78 साल के मीडिया टाइकून जिमी लाई को 20 साल की जेल की सजा सुनाई। महज 30 मिनट की अदालती कार्यवाही के बाद अब तक का सबसे कठोर फैसला आया। जिमी लाई के वकील रॉबर्ट पैंग ने कोर्ट में भावुक होकर कहा, जेल में बीतता हर दिन जिमी को उनकी मौत के और करीब ले जाएगा। कोर्ट रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा थी। जिमी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने अपने चाहने वालों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो उनके इन्हीं समर्थकों की आंखें नम थीं। उन्होंने इसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही बताया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को न्यायिक प्रक्रिया की परवाह नहीं है। वहाँ कानून का राज नहीं है, बल्कि कानून के सहारे राज किया जाता है। कानून का इस्तेमाल उसी तरह होता है जैसा सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं, और आखिर में वही होता है जो वो चाहते हैं। यही वजह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी इतनी अहम होती है। आज जो फैसला आया, जो सज़ा हमें मिली है, उसके बाद भला कानून का राज कहाँ रह जाता है? विरोध के ये सुर सिर्फ कोर्ट के बाहर नहीं, 7 समंदर पार ब्रिटेन में भी इसका उतना ही शोर था। ब्रिटेन के विदेश मंत्री येविट कूपर ने कहा कि जिमी लाई की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्हें इंसानियत के आधार पर छोड़ दिया जाए। अब सजा सुनाए जाने के बाद दोनों देश इस मुद्दे पर आगे और जल्दी बात करेंगे। इससे पहले जनवरी में चीन के दौरे के वक्त भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने जिमी लाई का मुद्दा उठाया था। लेकिन जहां ब्रिटेन में विरोध है, वहीं चीन की सरकार फैसले का स्वागत कर रही है। उन्होंने इसे कानूनी तौर पर सही ठहराया है। चीन इस पर किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर रहा है। हांगकांग में कानून का राज है। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की न्यायिक संस्थाएं कानून के मुताबिक अपने कर्तव्य निभाती हैं। ये सजा वैध और कानूनी है, इसमें बहस की कोई गुंजाइश अब बाकी नहीं है। तो सवाल उठता है कि जिमी लाई ने ऐसा क्या किया है जो जिनपिंग उनसे इतना नाराज हैं? उन्हें जेल क्यों हुई और उनकी रिहाई से चीन इतना सशंकित क्यों है? 2020 में जिमी लाई ने अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में एक आर्टिकल लिखा था। इसमें उन्होंने एक नए कानून का जिक्र किया था, नेशनल सिक्योरिटी लॉ। कहा था कि इसके तहत चीन की सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस दफ्तर हांगकांग से भी ऑपरेट करेंगे। इनका काम ऐसे मामलों को संभालना होगा जिन्हें सरकार देश विरोधी मानती है। स्कूलों में देशभक्ति की पढ़ाई लागू कराना भी इनके जिम्मे होगा। लाई ने कहा था कि अगर ये कानून लागू हो गए तो हम अपने मन से कुछ कह तक नहीं पाएंगे। चीनी सरकार के खिलाफ एक भी शब्द हमें सजा का पात्र बना देगा। लाई ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी इस बिल पर तंज कसा था। उनके इस पोस्ट के खिलाफ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने बाकायदा लेख छापा। इसमें एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि कैसे उनके ट्वीट्स देश के लिए खतरा हैं, जबकि वो कानून अभी पास भी नहीं हुआ था। लाई अच्छी तरह जानते थे कि इससे लोकतंत्र की आज़ादी छिन जाएगी, जो उसे ब्रिटिश वादे के साथ मिली हुई थी। कौन सा वादा था?
इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा। 1842 में पहला अफीम युद्ध हुआ था। इसमें चीन हार गया और ब्रिटेन के साथ उसने ट्रीटी ऑफ नानकिंग साइन की। इसके तहत हांगकांग का छोटा सा टापू ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया। 1898 में एक और समझौता हुआ जिसमें ब्रिटेन ने हांगकांग के आसपास के एक बड़े इलाके न्यू टेरिटरीज को 99 बरस के पट्टे पर ले लिया। इस तरह से हांगकांग 150 बरस तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा। अंग्रेजों ने इस वीरान टापू को फाइनेंशियल हब बना दिया। जैसे न्यूयॉर्क और लंदन में आज दुनिया की बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, वैसे ही एक समय वहाँ भी इस तरह का काम होता था। बड़ी कंपनियों ने यहाँ इन्वेस्ट किया क्योंकि पश्चिमी कानून और आज़ादियाँ थीं। 1997 में वो 99 साल की मियाद पूरी होने वाली थी। उस वक्त ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर और चीन के डेंग शियाओपिंग के बीच साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ। तय हुआ कि हांगकांग चीन को वापस तो मिल जाएगा, लेकिन वहाँ 1 कंट्री 2 सिस्टम्स का रूल चलेगा। अगले 50 बरस तक यानी 2047 तक हांगकांग को अपनी आज़ादी, अपना कानून और अपना सिस्टम रखने की छूट होगी। वहाँ प्रेस की आज़ादी, स्वतंत्र न्यायपालिका और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। पूंजीवाद, जबकि चीन कम्युनिस्ट सिस्टम पर चलता रहेगा। यहाँ से जिमी लाई की एंट्री होती है। 1947 में चीन के ग्वांगजू के एक अमीर परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन कम्युनिस्टों के आने के बाद सब छिन गया। महज 12 साल की उम्र में ग्वांगजू से एक छोटी सी नाव में छिपकर वो हांगकांग आ गए। जेब में एक पैसा भी नहीं था। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर कुली का काम किया, फिर गारमेंट फैक्ट्री में मजदूरी की। अच्छा काम किया तो कारखाने के मैनेजर बन गए। फिर उन्होंने खुद का कारखाना भी खोल दिया। 1981 में अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने गियोडानो नाम का बड़ा कपड़ों का ब्रांड बनाया। लेकिन 1989 में जब बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर लोकतंत्र समर्थकों का कत्लेआम हुआ तो हांगकांग में बैठे जिमी का खून खौल उठा। उन्होंने तय किया कि वो अब सिर्फ पैसे नहीं कमाएंगे बल्कि लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़ेंगे। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं को डोनेशन देना शुरू किया, प्रोटेस्ट में शामिल होने लगे। फिर उन्होंने एप्पल डेली नाम से एक अखबार शुरू किया। यह अखबार अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता था। जिमी ने अपने अखबार में शी जिनपिंग की नीतियों की धज्जियां उड़ाई। उनके अखबार में शी जिनपिंग के खिलाफ कई ऐसी बातें लिखी गईं जो चीन को नागवार गुजरी। लेकिन लाई जिनपिंग का विरोध कर ही क्यों रहे थे? क्योंकि 1 कंट्री 2 सिस्टम्स की जो डील थी, जो वादा था, वो करीब 15 बरस बाद ही कमज़ोर पड़ने लगा था। चीन हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव के चुनाव में दखल देने लगा। हांगकांग के हेड ऑफ स्टेट चीन के राष्ट्रपति ही होते हैं, जबकि ब्रिटेन के साथ हुए समझौते के मुताबिक यहाँ एक सरकार बनाई जाती है जिसका प्रमुख हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाता है। चीन इसी लोकल सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने लगा। 2014 में चीन ने कहा कि अगली बार जब चुनाव होंगे तब जीते हुए उम्मीदवारों को बीजिंग से मंजूरी लेनी होगी। लोकतंत्र समर्थक युवाओं और छात्रों ने इसे पूर्ण लोकतंत्र के खिलाफ हमला बताया। सितंबर 2014 में छात्रों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया। प्रदर्शनों के दौरान अक्सर सड़कों पर कब्जा कर लिया जाता। छात्र चीन सरकार के विरोध में सरकारी दफ्तरों की ओर जाने वाली सड़कों को घेर लेते थे। प्रदर्शनकारियों ने टेंट्स लगाए और कई हफ्तों तक वहीं डटे रहे। जब उन्हें हटाने के लिए पानी की बौछारें की गईं और रबर की गोलियां चलाई गईं तो छात्रों का इस्तेमाल कर उनसे बचने लगे। इसी वजह से उस आंदोलन को अम्ब्रेला मूवमेंट कहा गया। सितंबर से दिसंबर 2014 तक ये प्रदर्शन लगातार चलते रहे। बाद में शी जिनपिंग ने यहाँ सख्ती करवानी शुरू कर दी थी। छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उनकी संपत्तियां फ्रीज कर दी गईं। लाई ने अपने अखबार डेली एप्पल में इसकी कड़ी आलोचना की। इसके बाद वे चीन सरकार की नज़रों में और चढ़ गए। चीन ने लाई और एप्पल डेली पर कई तरह के दबाव बनाए, जैसे लाइसेंस से जुड़े मसले, बैंक खातों और संपत्तियों पर कार्रवाई और बाहरी विज्ञापनदाताओं का बहिष्कार। इसके बावजूद लाई पीछे नहीं हटे। धीरे धीरे वे हांगकांग के अधिकारों के लिए खुलकर लड़ने लगे। जिमी हांगकांग के प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे। वे सरकार विरोधी रैलियों में हिस्सा लेते थे और चीन के शासकों को खुलेआम तानाशाह और हत्यारा कहते थे। जिमी और उनका अखबार चीन की आंखों में खटकने लगे। चीन ने गुस्सा जिमी के कारोबार पर निकाला। मेनलैंड चीन में मौजूद उनके कपड़ों के स्टोर बंद करवा दिए गए। हालात ऐसे हो गए कि जिमी को अपने गारमेंट बिजनेस बेचना पड़ा। इसके बाद भी दबाव कम नहीं हुआ। चीन की सरकारी मीडिया कभी उनके मोटापे का मजाक उड़ाते हुए उन्हें फैटी लाई कहती तो कभी उन्हें CIA का एजेंट बताती। चीन के दबाव में हांगकांग की कंपनियों ने उनके अखबार और वेबसाइट्स पर विज्ञापन देना बंद कर दिया, जिससे जिमी को भारी आर्थिक नुकसान होने लगा। शी जिनपिंग के लिए जिमी लाई सिर्फ एक कारोबारी नहीं बल्कि एक गद्दार और मास्टरमाइंड थे जो चीन के खिलाफ काम कर रहे थे। चीन को खास तौर पर इस बात से परेशानी थी कि जिमी के कॉन्टैक्ट्स अमेरिका और ब्रिटेन के बड़े नेताओं से भी थे। फरवरी 2020 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया।
कुछ महीनों बाद जमानत मिली तो वो फिर से एक्टिव हो गए। मई 2020 में चीन ने हांगकांग के लिए विवादित सिक्योरिटी बिल पेश किए, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। इसके विरोध में भी जिमी आगे रहे। इस कानून के लागू होने के बाद हांगकांग में लोकतंत्र की उम्मीद लगभग खत्म मानी जा रही थी। ऐसे में जिमी ने अपने अखबार के पहले पन्ने पर एक चिट्ठी छापी जिसमें ट्रंप से हांगकांग को बचाने की गुहार लगाई गई। चीन ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना। नतीजतन 2020 में बीजिंग ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू कर दिया। जिमी लाई को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत और विद्रोह भड़काने के आरोप लगे। इसके बाद उन पर शिकंजा और कसता चला गया। आशंका जताई जा रही थी कि उन्हें कभी भी दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है और 10 अगस्त 2020 को यही हुआ। उन पर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगा। जिमी के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। इसके बाद करीब 200 पुलिस वालों ने एप्पल डेली के दफ्तर पर छापा मारा और उनके अखबार पर भी ताला लग गया। ब्रिटेन, अमेरिका और कई पश्चिमी देश लगातार उनकी रिहाई की मांग करते रहे हैं। ब्रिटेन चीन पर सिनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन तोड़ने का आरोप भी लगाता रहा है। अक्टूबर 2025 में ट्रंप ने भी जिनपिंग से मुलाकात के वक्त जिमी लाई की रिहाई का मुद्दा उठाया था, लेकिन चीनी राष्ट्रपति पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वो अपने मन की ही करते रहे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को डर है कि अगर लाई बाहर आए तो वो दोबारा जिनपिंग के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। लाई ताइवान को भी एक आज़ाद देश मानते हैं। ऐसे में वो ताइवान प्लान के लिए भी खतरा हो सकते हैं, जो इस वक्त शी जिनपिंग के लिए टॉप प्रायोरिटी है। तो क्या लाई का भविष्य कोर्ट के फैसले के साथ खत्म हो चुका है या अब भी कोई गुंजाइश बाकी है? जानकारों से समझते हैं। हाँ जी, देखिए, जैसा कि जिमी लाई का सवाल है, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन का जो बार बार कहना रहा है, हांगकांग में 2020 में जो घटनाएं हुई हैं, जो प्रदर्शन हुए, उसके लिए चीन ने पूरी तरह से विदेशी शक्तियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बोला कुछ ऐसे पत्रकार हैं या कुछ ऐसे जो देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। खास तौर पे जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ साल पहले तक, यानी कुछ दशक पहले तक अंग्रेजों के कब्जे पर, नियंत्रण में था हांगकांग। उसके बाद चीन में वापस आ गया। तो चीन का कहना है कि बार बार जो बाहरी शक्तियां हैं वो ऐसा कर रही हैं, और खास तौर पर जो जिमी लाई को गिरफ्तार उन पर भी आरोप रहा है। और हमने देखा है कि जो स्पेशल उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन माना जाता है चीन का, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र जो है, तो चीन की ओर से बार बार ये कहा जाता रहा है। तो ऐसे में जो एंटी उन पर नेशनल चार्ज लगे हैं या देशद्रोह के आरोप लगे हैं या षड्यंत्र रचने के, तो मुझे लगता है थोड़ा उनके लिए मुश्किल है अब रहा। और खास तौर पे क्योंकि हालांकि वो कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के उन पर आरोप लगे हैं या जिस तरह के जो प्रदर्शन हुए थे, जो बहुत हांगकांग की अर्थव्यवस्था एक तरह से चरमरा गई थी उस दौरान, आपने देखा होगा। उसके बाद चीन ने स्थिति को नियंत्रण में किया और चीन ने बार बार विदेशी ताकतों पर आरोप लगाया। तो मुझे लगता है कि जिमी लाई उसका एक हिस्सा थे या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन चीन की ओर से जो बार बार कहा जाता रहा है, और चीन अब जाहिर सी बात है कि उन पर अब शिकंजा कस गया है और उनके पास विकल्प तो कम है। और अदालत मुझे लगता है जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के चार्जेस लगे हैं, और ऐसे में उनके लिए राह आसान नहीं होगी, मुझे लगता है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी भारत आए हैं 5 दिन की स्टेट विजिट पर। अब आप पूछेंगे ये सेशल्स है कहाँ? आपकी स्क्रीन पर एक नक्शा है जिस पर नजर दौड़ाएंगे तो शायद आपको सेशल्स दिखे भी नहीं। यह अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। मुंबई से दक्षिण पश्चिम की ओर देखिए, अफ्रीका के पूर्वी तट के पास बसा हुआ यह देश 115 टापुओं का एक झुंड। फ्लाइट से जाएंगे तो 4.5 घंटे में पहुंचेंगे। वीजा का भी झंझट नहीं है। छुट्टियां मनाने के लिए अच्छा विकल्प है। भारत से सेशल्स का रिश्ता बहुत पुराना है। साल 1770 की बात है, जब पहली बार वहां इंसानों ने बस्ती बसाई तो उसमें 5 हिंदुस्तानी भी थे। उनके साथ कुछ अफ्रीकी और फ्रांसीसी लोग थे। साल 1976 में सेशल्स आज़ाद हुआ। आज़ादी के जश्न में भारतीय नेवी भी शामिल थी। तब से अब तक ये प्रथा चली आ रही है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी का दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों को 50 बरस पूरे हो रहे हैं। 9 फरवरी को हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भारत ने सेशल्स के लिए $175 मिलियन यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। विकास साझेदारी भारत सेशल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम $175 मिलियन के
स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। तो सवाल है कि भारत के लिए सेशल्स इतना जरूरी क्यों है? जवाब मिलता है मौजूदा सरकार के विजन महासागर में। 2015 में पीएम मोदी ने सागर विजन पेश किया था, फिर इसका दायरा बढ़ाकर महासागर कर दिया गया। सेशल्स इस विजन के लिए खासा जरूरी है क्योंकि वो हिंद महासागर के ऐसे इलाके में बसा है जहां से एशिया, अफ्रीका और यूरोप जाने वाली जहाज गुजरते हैं। यहाँ से हम समुद्री लुटेरों पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अन्य देश जैसे चीन की मौजूदगी को भी काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। तस्वीर देखिए, चेहरे पर अजब सा इत्मीनान है, होठों पर मुस्कान और हाथ हवा में लहरा रहे हैं। ये हैं सनाए ताकाइची, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। जनवरी 2026 में इन्होंने एक बहुत बड़ा जुआ खेला था जिसमें उनकी कुर्सी भी दांव पर थी, लेकिन अब वो जीत गई हैं। शानदार जीत हुई है। अक्टूबर 2025 में वो प्रधानमंत्री बनी थी, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। वो चाहती तो अक्टूबर 2028 तक कुर्सी पर रह सकती थी, लेकिन उन्होंने समय से पहले चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। इसे स्नैप इलेक्शन कहते हैं। 8 फरवरी को चुनाव हुए। ताकाइची को अपनी लोकप्रियता पर भरोसा था, वो भरोसा वोट में तब्दील भी हुआ। जनता ने उन्हें बखूबी समर्थन दिया है। जापान की संसद के निचले सदन में कुल 465 सीटें हैं। ताकाइची की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी ने अकेले 316 सीटें जीत ली हैं। पहले इनके पास सिर्फ 198 सीट्स थीं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। एलडीपी गठबंधन के साथ ही जापान इनोवेशन पार्टी को भी मिला लें तो ये आंकड़ा और भी बड़ा हो जाता है। दुनिया भर से उन्हें बधाइयां आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मुबारकबाद दी है और यकीन जताया है कि उनके नेतृत्व में भारत और जापान की दोस्ती नई ऊंचाइयों को छुएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें निडर और समझदार बताया। ताकाइची ने भी जवाब दिया कि हमारी दोस्ती की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। मार्च में दोनों की मुलाकात होने वाली है। इस जीत पर जिक्र चीन का भी हो रहा है। ताकाइची चीन को लेकर बेहद सख्त हैं। उन्होंने पिछले बरस कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान चुप नहीं बैठेगा। इसके जवाब में चीन ने जापानी सी फूड और टूरिज्म पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब जापानी जनता ने ताकाइची के इस हार्ड लाइन एजेंडा पर मुहर लगा दी है। संसद में बहुमत इतनी है कि ताकाइची जापान के संविधान में बदलाव कर सकती हैं ताकि जापानी सेना को और भी ताकत मिल सके। इसके अलावा वो इमिग्रेशन पर भी अपने दोस्त ट्रंप जैसा रुख अपना सकती हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।